बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और लगातार हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि भारत ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी हासिल की है। गगनयान मिशन, इसकी टेस्ट लॉन्चिंग कामयाब रही है। गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग कामयाब रही, जिसे आज सुबह अचानक नाटकीय तरीके से रोकना पड़ा था। उसके बाद इसरो ने खबर दी कि वो टेस्ट लॉन्चिंग करने जा रहा है। 10 बजे का वक्त होगा और 10 बजे ठीक वो वक्त था जब श्रीहरिकोटा से रॉकेट ने उड़ान भरी और महज 8 मिनट के अंदर शिवांगी समुद्र के अंदर वो कामयाबी लिख दी गई। बिल्कुल प्रणय, अंतरिक्ष में भारत ने आज एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसरो ने गगनयान की कामयाब टेस्ट लॉन्चिंग कर दी गई है और एक बार फिर से देखिए इसरो ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक 8 मिनट बाद क्रू मॉड्यूल समुद्र में लैंड किया गया तो लॉन्चिंग की गई और सेफ लैंडिंग की गई, जिसकी तस्वीरें लगातार श्रीहरिकोटा से हमने सामने देखी। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आज 8 बजे का वक्त तय किया गया था। उसके बाद मौसम की खराबी के कारण इस वक्त को बदला गया, उसे 8:45 किया गया, यानी 8:45 बजे का वक्त पहले तय किया गया। लेकिन लॉन्चिंग हो पाती उससे महज 5 सेकंड पहले ऑटोमेटेड लॉन्च सीक्वेंस बंद हो गया, 5 सेकंड पहले रुक गया और मिशन को रोकना पड़ा, होल्ड पर डाल दिया गया। उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने तत्काल इस चीज का पता लगाया और 10 बजे इसे फिर से लॉन्च किया गया। बिल्कुल, और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और वही तस्वीरें आज इसरो ने हमें दिखाई कि अगर शिवांगी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। सबसे पहले तो आपको बधाई, और ये एक निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी भारत और भारत के इसरो के वैज्ञानिकों के लिए। मुझे मैं ये कहूंगा कि गगनयान को लॉन्च करने की इस आखिरी पड़ाव की यात्रा आज से प्रारंभ हुई है। द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी टुवर्ड्स गगनयान लॉन्च। और आज के इस कामयाब टेस्ट फ्लाइट के उपरांत श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ कुछ एक टेस्ट फ्लाइट की जाएंगी जो अलग अलग फंक्शंस को चेक करेंगी। जैसे आज था क्रू मॉड्यूल का कि जो हमारा एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे किस प्रकार से सुरक्षित तौर पर नीचे पानी में उतार करके रेस्क्यू करना और उनको वापस लाने की उसी प्रकार की व्यवस्था हो जैसे जाने की। इसके बाद अलग अलग फंक्शंस को करके फिर एक बड़ी फ्लाइट जो बिल्कुल उसी तरह की टर्निंग फॉलो करेगी। उसके उपरांत एक रोबो फ्लाइट और फाइनली एक गगनयान। अगर इसी प्रकार सफलतापूर्वक हम एक एक पड़ाव हासिल करते रहे तो लगभग 2025 तक, तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हुआ है आज हमारे गगनयान के प्रयास। डॉक्टर जितेंद्र, जिस तरीके से आपका इस विषय से भी जुड़ाव रहता है, आप न केवल इस विषय के मंत्री हैं बल्कि आपका व्यक्तिगत इससे भी जुड़ाव है। आज सुबह जब 8:45 पे वो घड़ी रुकी, जाहिर तौर पर धड़कनें आपकी भी बढ़ी होंगी। आपकी क्या वैज्ञानिकों से बात हुई? क्या कुछ आपको सुनने को मिला था उस वक्त? तो क्या कॉन्फिडेंस था कि 10 बजे हम लॉन्च कर देंगे इसे? हाँ, नीचे हम तो बिल्कुल उस पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन ये हो गया कि शायद ये इंप्रेशन गया कि इसको मुलतवी किया जा रहा है, डेफर किया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या था कि कंप्यूटर में थोड़ा सा स्नैक की वजह से इंजन को इग्नाइट करने में थोड़ी दिक्कत थी, उसको करेक्ट कर लिया गया था। तो इसलिए फिर ट्वीट करके इसरो ने फौरन ये स्पष्ट कर दिया कि हम बहुत जल्द आधे पौन घंटे में दोबारा इसको ट्रायल में ला रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर पूरी तरह से। जैसे होता है जैसे गाड़ी का सेल्फ लगाते लाते कभी सेल्फ अटक जाता है, तो उस प्रकार की बाधा हुई थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस लेवल और इतनी तैयारी दिन रात की जाती है कि उससे कॉन्फिडेंस लेवल होना भी स्वाभाविक रहता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी 4 दिनों पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंदर रिव्यू मीटिंग ली गई थी इसरो की टीम में, आप भी उस मीटिंग से जुड़े रहे हैं। आज जो कहा जाए कि जिस तरीके से आज हमने कामयाबी हासिल की है, 2035 में भारत का स्पेस स्टेशन और कहा जाए चंद्रमा के ऊपर 2040 तक भारत का कदम, एकदम रोड मैप साफ है। निश्चय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमें टास्क दिया है उस टास्क को सफलतापूर्वक अकम्प्लिश करने में, हासिल करने में आज ये पहला कामयाब कदम उठाया गया है। इसलिए मैंने कहा कि गगनयान के भी आखिरी पड़ाव की यात्रा आज से प्रारंभ हुई है और उसके बाद 2025 के बाद 2035 जैसे प्रधानमंत्री जी ने साझा किया स्पेस स्टेशन, और 2040 तक एक हिंदुस्तानी चांद की धरती पर उतर सकता है। डॉक्टर साहब, लेकिन 2022 की पहले वो तारीख तय की गई थी कि जब गगनयान लॉन्च होना था, लेकिन अब निकल कर आ रहा है कि 2025 तक। क्या कोई फर्दर डिले तो नहीं होगा? नहीं, आपका कहना ठीक है। होता क्या है कि इन मिशंस में बहुत सारे इम्पॉन्डरेबल्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जिनको पहले से प्रेडिक्ट करना कभी कभी कठिन रहता है। वो इस केस में तो क्या हुआ कि हम तो यकीनन चाहते थे कि 2022 में 75वें साल में ही गगनयान का हम मिशन कामयाबी से कर सके, लेकिन बीच में कोविड आ गया जिसको कभी किसी ने सोचा ना था। और उस समय हमारे एस्ट्रोनॉट्स मॉस्को में ग्रेगरी इंस्टीट्यूट में
प्रशिक्षण हासिल कर रहे थे, लॉकडाउन हो गया, उन्हें वापस बुलाना पड़ा, तो पूरा का पूरा विलंब 2-3 साल का होता रहा। तो इस वजह से ये सारा कड़ी हमारी पीछे। लेकिन अब अगर एक एक करके हर श्रृंखला में हम कामयाबी से आगे बढ़ते रहे तो ये टारगेट वैसे ही रहेंगे जैसे आपके साथ साझा किए गए। डॉक्टर साहब, क्या माना जाए कि आज के लॉन्च के साथ ही एक तरीके से गगनयान की लॉन्चिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, क्योंकि इसके बाद जैसे आज D1 हुआ है, D2, D3, जैसा आपने भी बताया, जो रोबोटिक लॉन्च है उसके लिए क्या तारीख अपेक्षित है? रोबोटिक लॉन्च एक्चुअल गगनयान से कोई 4-5 महीने पहले, यानी अगर 2025 के मध्य में या दूसरे हिस्से में गगनयान जाएगा तो उससे 3-4 महीने पहले रोबोट जाएगा। तो आपकी तो इसरो के वैज्ञानिकों से बात भी हुई होगी डॉक्टर साहब, आपकी डॉक्टर सोमनाथ से अगर बात हुई हो तो कुछ हमसे साझा करें। नहीं, सोमनाथ जी से तो मेरे साथ इत्ताची हैं बिल्कुल भी। तो सोमनाथ जी ने जब वो पहली बार कहा कि हम वी आर रीशेड्यूलिंग, तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि शायद आज नहीं हो रहा, तो मैंने तुरंत उनको कहा कि नहीं, आप इसको क्लियर करिए कि आज ही हो रहा है। एक्चुअली सब वो सारे घबराहट में उस समय काम में लगे थे, उन्होंने उसी समय पर ट्वीट करके इनको वादे किया कि हम 10 बजे तक दोबारा इसको ट्रायल में ला रहे हैं। तो सर, देश के जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है विजयी गगनयान आगे बढ़े, आप क्या कहना चाहेंगे? जो इसरो को लेकर नया कॉन्फिडेंस आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है, दुनिया में देखने को मिल रहा है, गगनयान की इस कामयाबी के साथ दुनिया के जो अग्रणी देश हैं उनकी फहरिस्त में भारत बहुत तेजी से प्रारंभ हुई थी, अगर आप तुलना करें सोवियत यूनियन से या यूएसए से, लेकिन आज हम इस स्थिति में कि हम उनकी अगुवाई कर रहे हैं। अब जो साउथ पोल पर पहली बार हमारा कोई विमान उतरा है चंद्रयान के रूप में, तो उससे जो हमारी जानकारियां हैं उसको साझा करने के लिए विश्व के सारे देश बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। अभी तक वो साझा नहीं हुई, लेकिन उनको बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा है कि हम उनको जानकारी साझा करें, उनको भी मालूमात पता उस क्षेत्र की। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये जानकारी साझा करते हुए कि इसरो का संकल्प एकदम तय था कि आज ही गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग की जाएगी और कामयाबी के साथ। और हमने देखा किस तरह से वो बता रहे थे कि जब सुबह कहा गया कि पोस्टपोन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं निराशा हुई, लेकिन अब सफलता हाथ लगी है। सीधे बातचीत करते हैं विनोद कुमार श्रीवास्तव, जो कि इसरो के वैज्ञानिक हैं। सर, आपका पहला रिएक्शन आज की लॉन्चिंग और लैंडिंग के बाद? ये जो हमारे काउंटडाउन में होल्ड T-5 सेकंड में आया था, ये हमारे लिए कोई पहली बात नहीं है। इसके पहले जब हमने पहला अपना GSLV Mark 2 लॉन्च किया था तो उसमें कुछ खराबी आने के बाद में T-1 सेकंड में होल्ड आया था। उस समय तक L40 का रॉकेट जो था वो 5 सेकंड तक फायर हो चुका था, और हमने उस हालात में कभी अपनी निराशा नहीं छोड़ी और हमने पूरे रॉकेट को रिफर्बिश करके उसके इंजन को बदल के 18 दिन के बाद में GSLV की प्रथम सफलतापूर्वक हमने लॉन्च किया था। तो ये जो आज का जो होल्ड आया था T-5 सेकेंड में, ये हमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये जो रॉकेट में काम कर रहे हैं लोग होते हैं, ये उनके पास में इस तरह के पहले से ही सारे प्रोग्राम बने रहते हैं कि अगर इस समय होल्ड आएगा तो हम क्या करेंगे, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए डॉक्टर सोमनाथ ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए जरा उसे समझाएं कि कैसे जब मिशन जो ऑटोमेटेड लॉन्च सीक्वेंस है उसे रोका गया, उसके बाद पता चला कि इग्निशन फायर नहीं हो पाया था और उसे दुरुस्त किया गया, गैसेस वापस भरी गई और करीब 1.25 घंटे का इसमें वक्त लगा। तो क्या प्रोसीजर होता है, SOP क्या इसका होता है? अब मैं आपको एक बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कार में बैठे हुए हैं और कार ने अपने इग्निशन की को ऑन किया और थोड़ी देर में कार फुर करके रुक गई, मतलब वहां पर फ्यूल आ रहा था, आपको उतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर नहीं मिल रहा था। जब तक ये दोनों एक अनुपात में नहीं मिलते हैं तो इग्निशन नहीं होता है। यहाँ हमारे पास में 2 लिक्विड फ्यूल्स हैं जिनको हम लिक्विड प्रॉपेंट बोलते हैं, एक ऑक्सीडाइजर है और एक फ्यूल है। ऑक्सीडाइजर का नाम है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और फ्यूल का नाम है US-25। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं एक इंजन के द्वारा तो ये अपने आप से प्रज्वलित होते हैं। इनको जलाने के लिए जैसे हमारे कार में इग्निशन सिस्टम होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। इनको जलने के बाद में फिर इसके बाद में गैस टरबाइन से इनको एक टरबाइन चलाई जाती है जिससे कि दोनों फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को एक ही रेशियो में, जिससे कि उनमें इग्निशन प्राप्त हो, उसका अलावा वो पंप चलने लगता है और रॉकेट अपनी तरह से प्रक्षेपित हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि T-6 सेकेंड में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी
और 1 सेकंड के बाद में ये प्रक्रिया रुक गई क्योंकि इसमें कोई अवरोध आ गया था। बिल्कुल विनोद जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से इसरो वैज्ञानिक बता रहे थे कि आज जो कुछ भी हुआ, किस तरह से भारत ने एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी न्यूज़।